वेलकम टू यू ऑल इन किरोशा नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसके बारे में हम इंट्रोडक्शन पार्ट आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पीडियाट्रिक 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 को हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ओके, पीडियाट्रिक को क्या बोलेंगे हम? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर हम लोग चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी माइलस्टोन आते हैं, जितने भी डिजीजेज आती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले कुछ इंट्रोडक्शन इसके बारे में कि क्या होता है पीडियाट्रिक। सो शुरू करते हैं। पीडियाट्रिक, पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चों के बारे में पढ़ना है तो पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड। देन मतलब होता है आइट्रिक। आइट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ओके, क्या मतलब होता है? ट्रीटमेंट। ओके, देन आईसीएस, ये पीडियाट्रिक्स है तो आईसीएस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। क्या मतलब होता है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, तो पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, आइट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, देन आईसीएस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, तो पीडियाट्रिक के बारे का मतलब होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो इसके अंदर हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक के अंदर हम पढ़ते हैं केयर ऑफ चाइल्ड with his or her health and illness. Okay, care of child with his और her कोई भी हो सकता है, हेल्थ और इलनेस, यानी कि हमें चाइल्ड की केयर करनी है, उसका हेल्थ अच्छा हो या कोई इल हो तो उसे ट्रीट करना है, उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि पीडियाट्रिक जो है, इसके अंदर हम लोग कंसेप्शन टू, पीडियाट्रिक के अंदर हम लोग कंसेप्शन टू एडोलिसेंट, कंसेप्शन टू एडोलिसेंट तक इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। किसके अंदर? पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर हम लोग कंसेप्शन टू एडोलिसेंट तक स्टडी करते हैं। देन बात करते हैं फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। ओके, फादर ऑफ पीडियाट्रिक। फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन थे? तो इसके अंदर हम बोलते हैं कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक जो थे वो थे अब्राहम जैकब जो थे, उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। किसको बोलते हैं? अब्राहम जैकब जो थे उनको हम फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया इसके अंदर पीडियाट्रिक का थोड़ा बहुत कि पीडियाट्रिक क्या है, पीडिया का मतलब क्या होता है, और कंसेप्शन टू एडोलिसेंट तक हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग किस चीज का केयर करना है हमें, यानी कि किस चीज की हम लोग इसके अंदर चाइल्ड की केयर करते हैं। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हम इसके अंदर एक तो प्रिवेंटिव केयर करते हैं। क्या केयर करते हैं? प्रिवेंटिव केयर करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम प्रमोटिव केयर करते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर क्यूरेटिव केयर करते हैं, क्योर करना है अगर कोई डिजीज वगैरह है तो। नेक्स्ट हम रिहेबिलिटेशन भी करते हैं। ओके, रिहेबिलिटेशन। तो इन चारों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। ओके, समझ में आ गया। इसके अंदर फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग यानी अब्राहम जैकब। नेक्स्ट केयर जो है वो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेशन का केयर इसके अंदर हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं। स्टेज ऑफ पीडियाट्रिक, स्टेज के अंदर हम लोग बात करते हैं जिसके अंदर आता है, स्टेज के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर आता है इंट्रायूटेराइन, सबसे इंट्रायूटेराइन और एक्स्ट्रायूटेराइन आता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रायूटेराइन। ओके, इंट्रायूटेराइन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर 0 to 2 वीक,
0 to 2 वीक जो होता है उसे हम बोलते हैं जायगॉट। ओके, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से कि किसको क्या बोलते हैं। तो 0 to 2 वीक को हम लोग बोलते हैं जायगॉट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 to 8 वीक एम्ब्रियो। 2 to 8 वीक को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पहले भी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ चुका है कि एम्ब्रियो किसे बोलते हैं। तो 2 to 8 वीक तक जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर है कि 8 वीक से जो 42 वीक का टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फीटस। ओके, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एम्ब्रियो की स्टेज कहां से कहां तक होती है। तो 2 to 8 वीक को जो हम बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो 0 to 2 वीक जायगॉट, 2 to 8 वीक एम्ब्रियो, देन 8 वीक टू 42 वीक जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। ये हम बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन, यानी कि यूटेराइन की यूट्रस के अंदर जब बेबी ग्रो करता है उसमें किस स्टेज को क्या बोलते हैं। तो 0 to 2 वीक को जायगॉट, देन 2 to 8 वीक एम्ब्रियो, देन 8 वीक टू 42 वीक तक हम उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्स्ट्रा यूटेराइन। इंट्रा यूटेराइन यानी बेबी जब अंदर ग्रो करता है तब देख लिया। देन हम बात करते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन, यानी कि बाहर आने के बाद। ओके, तो एक्स्ट्रा यूटेराइन में जब बेबी आता है तब हम 42 वीक यानी कि पूरे 9 मंथ ये कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद जब बेबी का बर्थ होता है तब हम 0 to 1 मंथ हम इसको क्या बोलते हैं? नियोनेट, यानी कि न्यूबॉर्न बोलते हैं। नया नया पैदा होता है तो 0 to 1 मंथ तक हम उसको बोलते हैं नियोनेट। इसके अंदर जो होता है 0 to 7 डेज और 7 to 28 डेज, दो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जो नियोनेट होता है उससे एक होता है अर्ली नियोनेट। क्या होता है? अर्ली नियोनेट होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं लेट नियोनेट। लेट नियोनेट। ओके, तो जो अर्ली नियोनेट होता है वो होता है 0 to 7 वीक तक डेज तक होता है। सॉरी, अर्ली नियोनेट होता है उसे 0 to 7 डेज तक जो होता है उसे अर्ली नियोनेट बोलते हैं। देन 7 to 28 डेज तक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेट नियोनेट बोलते हैं। उसको कंबाइन में अगर पूछा जाए तो 0 to 1 मंथ तक जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 मंथ टू 1 मंथ to 1 year, that is called infant। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि इन्फेंट की स्टेज कहां से कहां तक होती है। तो आपको याद रखना है 1 मंथ टू 1 ईयर जो बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं हम लोग कि फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 1 मंथ 1 ईयर 1 ईयर टू 3 ईयर इन्फेंट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं टोडलर। 1 मंथ टू 3 ईयर तक हम बोलते हैं टोडलर। ओके, देन आता है 3 to 6 ईयर, उसे बोलते हैं प्री स्कूलर। क्या बोलते हैं? प्री स्कूलर। ओके, 3 to 6 ईयर तक प्री स्कूलर। देन आता है 6 to 12 ईयर। 6 to 12 ईयर का जो चाइल्ड होता है उसके हम बोलते हैं स्कूलर। उसे क्या बोलते हैं? स्कूलर बोलते हैं। ओके, 6 to 12 ईयर तक। देन 12 to 18 ईयर तक जो होता है उसे हम बोलते हैं एडोलिसेंट। क्या बोलते हैं? एडोलिसेंट। ओके, देन हम बात करते हैं 18 से एबो है, 18 ईयर से एबो है, देन उसको हम क्या बोलेंगे? एडल्ट। ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि हम
जो इन्फेंट है उसको हम बोलेंगे 1 मंथ टू 1 ईयर जो होता है उसे हम बोलते हैं इन्फेंट। देन 1 ईयर से 3 ईयर तक होता है उसे हम टोडलर बोलते हैं। देन 3 to 6 ईयर तक है तो प्री स्कूलर, 6 to 12 ईयर है तो स्कूलर, देन 12 to 18 ईयर है तो एडोलिसेंट, देन 18 ईयर से अबव है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंट्रायूटेराइन एक्स्ट्रायूटेराइन की कुछ स्टेजेस हैं वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो नियोनेट जो आया है, मतलब नियोनेट जब एट बर्थ जो होता है तो किस नियोनेट को हम हेल्दी नियोनेट बोलेंगे, उसके क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो जो नियोनेट जो आया है यानी कि न्यू बॉर्न जिसका बर्थ हुआ है, उससे किस नियोनेट को या किस न्यू बॉर्न को हम लोग हेल्दी बोलते हैं। ओके, तो हम लोग जो नियोनेट मतलब एकदम हेल्दी हो, विदाउट एबनॉर्मलिटी, जो जिसने बर्थ किया है विदाउट एबनॉर्मलिटी, एक तो पहला है इसके अंदर कि विदाउट एबनॉर्मलिटी अगर बेबी का बर्थ हुआ है तो हम बोलेंगे, और बर्थ के विदिन 30 सेकेंड, विदिन 30 सेकेंड उसका रेस्पिरेशन जो होता है वो स्टार्ट हो चुका है। क्या स्टार्ट हो चुका है, रेस्पिरेशन जो है वो बेबी का क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। उसे हम हेल्दी नियोनेट बोल सकते हैं कि विदाउट एबनॉर्मलिटी पैदा हुआ है, कि कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है उसके अंदर, विदिन 30 सेकेंड उसके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। देन हम बात करते हैं उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो बेबी का जो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उसके वेट की। ओके, कि बेबी का वेट कितना होना चाहिए। तो बेबी का जो वेट है, अगर हेल्दी बच्चा है, हेल्दी यूनिट अगर बर्थ हुआ है तो उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, तो 2.5 to 3.9 जो है वो एक केजी, जो एक हेल्दी नियोनेट का जो वेट होना चाहिए वो 2.5 to 3.9 जो होता है वो एक हेल्दी नियोनेट का वेट होना चाहिए इसके अंदर। देन हम बात करते हैं वेट के बाद आता है, अगर इससे कम है, वेट के अंदर भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर लेस देन 2.5 kg बेबी का वेट है तो हम उसको बोलेंगे, लेस देन 2.5 kg है तो उसको हम बोलेंगे लो बर्थ वेट। क्या बोलेंगे, लो बर्थ वेट बोलेंगे किसको, अगर उसका वेट लेस देन 2.5 kg है, यानी कि 2.5 to 3.9 kg जो है ये नॉर्मल वेट होता है बच्चे का जब हेल्दी नियोनेट है उसका। लेकिन अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो उसका जो वेट होगा वो होगा लेस देन 2.5 kg उसका वेट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा, एक तो लो बर्थ वेट हो गया, देन आता है वेरी लो बर्थ वेट। लो LBW की बात हो गई, LBW से भी क्वेश्चन आ सकता है। लो बर्थ वेट जो होता है वो होता है लेस देन 2.5 kg। ओके, ये एक लो बर्थ वेट बेबी का है। उसके बाद आता है वेरी लो बर्थ वेट बेबी, यानी कि वेरी लो बर्थ इससे कम है, यानी कि 1.5 kg से भी कम है, यानी कि लेस देन 1.5 kg है अगर बेबी का वेट तो उसे हम वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। देन हम एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट, एक्सट्रीम बहुत ही ज्यादा कम है यानी कि लेस देन 1 kg, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। नॉर्मल बेबी का जो वेट होता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, नॉर्मल बेबी का जो वेट होता है वो होता है 2.5 to 3.9 kg नॉर्मल बेबी का वेट होता है। लेकिन अगर बेबी लो बर्थ वेट है तो उसका वेट 2.5 kg से कम होगा। देन अगर वेरी लो बर्थ वेट बेबी है तो उसका जो वेट है वो 1.5 kg या 1500 ग्राम से कम होगा। देन अगर बेबी का वेट एक्सट्रीम लो बर्थ वेट है तो उसका जो वेट होगा वो 1 kg से भी
कम होगा। ओके, तो ये कुछ क्राइटेरिया वेट के हिसाब से हो गए जिससे हम डिवाइडेड कर सकते हैं कि लो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेरी लो बर्थ वेट बेबी का वेट कितना होता है, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी का कितना वेट होता है, लो बर्थ वेट जो बेबी है उसका वजन कितना होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जो रिलेटेड टू वेट हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट के बाद हम आते हैं जो अपना हेड सरकमफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। हेड सरकमफरेंस, हेड सरकमफरेंस। ओके, हेड सरकमफरेंस जो होता है वो होता है बेबी का नॉर्मल 33 टू 35 सेंटीमीटर। नॉर्मल जो बेबी का हेड सरकमफरेंस एट बर्थ होता है वो होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर। नॉर्मल बेबी का हेड सरकमफरेंस होता है जो हम लोग चेक करते हैं आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि आफ्टर हेड सरकमफरेंस 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर 33 लेस देन 33 है, यानी कि बेबी का जो बर्थ वेट है वो लेस देन 33 है, दैट मीन जो बेबी होता है वो होता है माइक्रोसिफेली, छोटा, उसका जो सिर होगा वो छोटा होगा, माइक्रोसिफेली। ओके, देन लेस देन 33 सेंटीमीटर है तो उसे हम माइक्रोसिफेली बोलेंगे, लेकिन अगर मोर देन 35 है, ओके, बेबी का जो हेड सरकमफरेंस है उसकी हम बात कर रहे थे, तो हेड सरकमफरेंस के अंदर अगर बेबी का जो हेड सरकमफरेंस है वो लेस देन 33 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स उस बेबी को क्या है, माइक्रोसिफेली है, माइक्रोसिफेली है। लेकिन अगर मोर देन बेबी का जो हेड सरकमफरेंस है वो मोर देन 35 सेंटीमीटर है तो उसको हम बोलेंगे मैक्रोसिफेली, ओके, क्या बोलेंगे, मैक्रोसिफेली। लेस देन 33 सेंटीमीटर है माइक्रोसिफेली, मोर देन 35 सेंटीमीटर है तो उसे मैक्रोसिफेली बोलते हैं। मैक्रोसिफेली वाले चाइल्ड को हम हाइड्रोसिफेलस भी हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस जो होता है वही सीएसएफ का जो होता है वो ड्रेन नहीं हो पाता किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या कम्युनिकेबल नहीं हो पाता उसकी वेन्स और आर्टरी इन सब के बीच में, जिसकी वजह से सीएसएफ या तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता या प्रॉपरली उसके ऑब्स्ट्रक्शन कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस हो जाता है। तो हाइड्रोसिफेलस वाले बच्चे का भी जो उसका हेड सरकमफरेंस है वो 35 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, उसे हम मैक्रोसिफेली भी बोलते हैं। हाइड्रोसिफेलस जो होता है वो दो टाइप का होता है, कम्युनिकेबल, सेकंड आता है नॉन कम्युनिकेबल। ओके, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल दो टाइप का होता है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है अगर किसी उसके पाथवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन सीएसएफ जो हो रहा है वो उसका ड्रेन होने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है। और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है उसके अंदर जो एब्जॉर्ब हो रहा है सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, इसके अंदर सीएसएफ का लेवल जो हो रहा है वो ड्रेन ज्यादा हो रहा है और इसके अंदर जो होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इसके हिसाब से हम इसको डिवाइडेड करते हैं, जिसको हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस के अंदर सेरेब्रल जो एक्वेडक्ट होता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो होता है, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कम्युनिकेशन नहीं हो पाता या फिर सीएसएफ ड्रेन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है प्रॉपरली, जिसकी वजह से हमें हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। और इन्फेंट के अंदर मतलब अगर हाइड्रोसिफेलस है बच्चे के अंदर, नियोनेट इन्फेंट के अंदर, तो हमें उसके बल्जिंग फॉन्टेनल देखने को मिलेंगे। बल्जिंग फॉन्टेनल, उसके जो फॉन्टेनल होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल जो होता है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, बल्जिंग देखने को मिलेगा।
ओके, बल्जिंग फोंटेनल देखने को मिलेगा अगर हाइड्रोसिफेलस वाला जो बच्चा है उसका फोंटेनल, एंटीरियर फोंटेनल स्पेशली जो है वो हमें बल्जिंग देखने को मिलेगा अगर हाइड्रोसिफेलस वाला कोई बच्चा है तो। ओके, नेक्स्ट अगर डिहाइड्रेशन वाला बच्चा है तो उसको डिप्रेस फोंटेनल देखने को मिलेगा अगर बच्चा जो है वो डिहाइड्रेशन का है, डिहाइड्रेशन है चाइल्ड को या इन्फेंट को, तो उसमें हमको फोंटेनल जो बल्जिंग नहीं दिखेगा, डिप्रेस्ड दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि बल्जिंग फोंटेनल किसके अंदर होता है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, तो डिप्रेस्ड होता है। बल्जिंग फोंटेनल यानी कि हाइड्रोसिफेलस ये सब ड्रेन नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस होता है चाइल्ड के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम इसके अलावा एक बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी हेड सर्कम्फरेंस की। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करेंगे चेस्ट सर्कम्फरेंस की, चेस्ट सर्कम्फरेंस। ओके, चेस्ट सर्कम्फरेंस की नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो चेस्ट सर्कम्फरेंस जो नॉर्मली होता है वो होता है 30 to 33 सेंटीमीटर। बेबी का जो नॉर्मल चेस्ट सर्कम्फरेंस होता है वो होता है 30 to 33 सेंटीमीटर चेस्ट सर्कम्फरेंस इसके अंदर होता है। अगर बेबी का जो चेस्ट सर्कम्फरेंस है वो 33 से ज्यादा है, यानी कि मोर देन 33 सेंटीमीटर अगर चेस्ट सर्कम्फरेंस है, इसका मतलब बेबी के अंदर हो सकता है कि रिकेट्स हो। रिकेट्स होता है, रिकेट्स के अंदर जो होता है वो बेबी का जो सर्कम्फरेंस होता है वो ज्यादा होता है, जो चेस्ट सर्कम्फरेंस हो रिकेट्स के अंदर ज्यादा होता है। रिकेट जो होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कॉज होता है। किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से कि रिकेट जो होता है वो किसकी कमी की वजह से तो होता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है वो होता है रिकेट्स होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके आगे बात करते हैं। इसके अंदर अब हेड सर्कम्फरेंस हमने पढ़ लिया, वेट पढ़ लिया, चेस्ट सर्कम्फरेंस पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है वो हाइट के बारे में बात करेंगे कि चाइल्ड जब बर्थ होता है तो उसकी हाइट क्या होती है, तो वो होती है 45 to 55 सेंटीमीटर। एवरेज हम मान सकते हैं इसके अंदर 50 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर की, एट 1 year ऑफ एज जो बेबी का हेड सर्कम्फरेंस होता है और चेस्ट सर्कम्फरेंस होता है, ये दोनों जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं एट 1 year ऑफ एज, और इक्वल होके 45 सेंटीमीटर के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से कि एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी एज के अंदर बेबी का हेड सर्कम्फरेंस और चेस्ट सर्कम्फरेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो एट द 1 year ऑफ एज जो होता है वो हेड सर्कम्फरेंस और चेस्ट सर्कम्फरेंस दोनों बेबी के इक्वल हो जाते हैं, यानी कि 45 सेंटीमीटर के होते हैं। ओके, तो ये हमने कुछ सर्कम्फरेंस इनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ पैरामीटर्स के बारे में। पैरामीटर्स, वाइटल स्टैटिस्टिक पैरामीटर्स हमने पढ़ लिया। देन वाइटल स्टेट्स कुछ होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक में। वाइटल स्टैटिस्टिक के अंदर हम बात करेंगे तो पहला हम बात करते हैं टेम्परेचर। नॉर्मल जो बेबी का टेम्परेचर होता है वो 36.5 to 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन बेबी का एट बर्थ कभी कभी होता है वो हाइपोथर्मिया कॉज होता है बेबी को, जिसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बेबी को हमें इससे प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही साइलेंट किलर, मतलब कि बेबी लीड टू डेथ भी जा सकता है। इसलिए टेम्परेचर को मेजर करना ज़रूरी है। उसके बाद जब एट बर्थ बेबी को फिर रेडिएंट वार्मर में वगैरह रखा जाता है ताकि वो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट हो सके, इसके लिए ये सारी चीज़ें करती हैं। तो नॉर्मल बेबी का जो टेम्परेचर होता है वो 36.5 डिग्री to 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ओके,
नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर के बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। ओके, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होती है वो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट इसकी रेस्पिरेशन होती है। पर मिनट 30 to 60, एवरेज हम उसकी 40 ब्रीथ पर मिनट मान सकते हैं, जो कि जो रेस्पिरेशन एवरेज होती है उसे हम 40 मान सकते हैं। ओके, 30 to 60 बीट पर मिनट होती है, एवरेज जो होती है वो 40 होती है। और आफ्टर हम जब बेबी बर्थ होता है विद इन 5 मिनट एंड 15 मिनट हम इसका अबगार स्कोर भी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? अबगार स्कोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम बेबी के रेस्पिरेटरी जो भी एफर्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि बेबी रेस्पिरेशन कैसे है, उसका एफर्ट्स कैसा है, इसके लिए हम अबगार स्कोर चेक करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबगार स्कोर। एग्जाम के पर्पज से एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बेबी के रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को चेक करने के लिए हम एट बर्थ बेबी को और आफ्टर 5 to 10 मिनट्स क्या चेक करते हैं? तो अबगार स्कोर चेक करते हैं। ओके, देन हमने बात कर ली टेम्परेचर की, रेस्पिरेशन की। देन हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, नॉर्मल जो बेबी का ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 60 to 40 mm ऑफ Hg जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है बेबी का, 40 to 60 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट रेट। नॉर्मल बेबी का हार्ट रेट कितना होता है? तो 140 to 160 बीट पर मिनट जो होता है वो नॉर्मल बेबी का जो होता है हार्ट रेट होता है। और अगर बेबी क्राई कर रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है तो 180 बीट पर मिनट भी हो सकता है। एक्टिविटी कर रहा है या क्राई कर रहा है तो 180 बीट पर मिनट हो जाता है। देन अगर ये रेस्टिंग कंडीशन के अंदर ये होता है, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होता है। लेकिन अगर बेबी जो है वो एक्टिविटी क्राई कर रहा है तो 180 बीट पर मिनट है। अगर बेबी स्लीपिंग में है तो 80 to 100 सो रहा है बच्चा तो 80 to 100 बीट पर मिनट होती है हार्ट रेट। ओके, और नॉर्मली हम हार्ट रेट जो होती है उसको हम चेक करते हैं अपाइकल पल्स से। मोस्ट एक्यूरेट पल्स होती है अपाइकल्स बेबी के अंदर। 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर चेक करते हैं। अपाइकल पल्स से हम बेबी की हार्ट रेट चेक करते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये एक्यूरेट पल्स आती हैं और 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर आती हैं। हार्ट रेट जो नॉर्मल होती है 140 से 160 बीट पर मिनट रेस्टिंग स्टेज के अंदर होती है। एक्टिविटी या क्राई कर रहा है तो 180 बीट पर मिनट भी जा सकता है। स्लीपिंग की कंडीशन में है तो 80 to 100 बीट पर मिनट होती है बेबी का हार्ट रेट। ओके, नेक्स्ट हम ये तो हमने पढ़ लिया कुछ वाइटल स्टैट और ये सब चीजें। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कि प्री टर्म पोस्ट टर्म ये किस किस चीजों को बोलते हैं। तो नॉर्मल जो नियोनेट होता है, नॉर्मल नियोनेट या फिटस जो नियोनेट जो होता है वो होता है 37 to 42 वीक। ओके, टर्म बेबी हम इसको बोलते हैं 37 to 42 वीक टर्म बेबी। नॉर्मल नियोनेट नहीं, इसको टर्म बेबी बोलते हैं। ठीक है, टर्म अगर बेबी का बर्थ हुआ है तो उसको काउंट करेंगे 37 to 42 वीक के अंदर वो बेबी जो है वो डिलीवर हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री टर्म वाला जो बेबी है वो बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर पैदा होता है, उसे हम बोलते हैं प्री टर्म बेबी बोलते हैं। अगर बेबी बिफोर 37 वीक अगर पैदा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे प्री टर्म बेबी। ओके, देन हम बात करते हैं ये हम पोस्ट टर्म जो बेबी होता है वो आफ्टर 42 वीक्स, आफ्टर 42 वीक जो पैदा होता है उसे हम बोलते हैं पोस्ट टर्म। इंपॉर्टेंट है 8 टर्म 37 to 42 वीक,
देन प्री टर्म जो होता है वो बिफोर 37 वीक, देन पोस्ट टर्म जो होता है वो आफ्टर 42 वीक अगर बेबी का बर्थ होता है तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट टर्म। ओके, अब इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टर्मिनोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं टर्मिनोलॉजी। ओके, टर्मिनोलॉजी यानी कि हम लोग पहले देखते हैं लाइव बर्थ किसे बोलते हैं। ठीक है, लाइव बर्थ किसे बोलते हैं? कि ऐसा बच्चा जो प्रॉपर है, उसके अंदर रेस्पिरेशन प्रॉपर है, रेस्पिरेशन उस बेबी के अंदर प्रॉपर है, उसका वेट जो होता है वो 2.5 टू 3.5 kg तक उसका नॉर्मल वेट है, उसकी ब्रीदिंग सब कुछ उसका जो नॉर्मल है, सारे पैरामीटर्स उसके जो हैं वो नॉर्मल है, ऑल पैरामीटर्स आर नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड लाइव बर्थ, यानी कि वो बच्चा जिंदा रह सकता है विदाउट डिफिकल्टीज। ओके, नेक्स्ट लाइव बर्थ के बाद हम बात करते हैं स्टिल बर्थ। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब होता है आफ्टर 22 वीक बेबी जो है पैरामीटर्स सारे ऑल पैरामीटर्स नॉर्मल, ऑल पैरामीटर्स नॉर्मल है, रेस्पिरेशन, उसकी वाइटल स्टैटिस्टिक जितनी भी है, उसका वेट जो भी है वो सब कुछ नॉर्मल है, मतलब वो बच्चा लाइव है, मतलब जिंदा रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं स्टिल बर्थ की। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब होता है जो बेबी है आफ्टर, इसकी डेफिनेशन है कि आफ्टर 22 वीक ऑफ गेस्ट्रेशन एज एंड वेट इज 500 ग्राम, 500 ग्राम उसका वेट है, आफ्टर 22 वीक हो चुके हैं और बच्चा जो है वो इंट्रा यूटेराइन उसकी डेथ हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। आफ्टर 22 वीक हो चुके हैं बच्चे के गेस्ट्रेशन के अंदर और उसका वेट जो है वो 500 ग्राम है और इंट्रा यूटेराइन उसकी डेथ हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड स्टिल बर्थ। देन हम अबॉर्शन किसको बोलेंगे? आफ्टर 22 वीक है दैट इज स्टिल बर्थ, लेकिन अगर बिफोर 22 वीक है, बिफोर 22 वीक है दैट इज कॉल्ड अबॉर्शन। क्या बोलते हैं? अबॉर्शन। ओके, तो ये सारा चीजें हमने पढ़ ली इंट्रोडक्शन के बारे में कि पीडियाट्रिक नर्सिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, कौन सी स्टेज को क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब कुछ। और हमने ये जो पढ़ा उसके आप नोट्स बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में और आगे की जो डिजीज कंडीशन वगैरह है उसके बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।